स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे, वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल का संगठन। अब जैसा कि इसके नाम से देखिए 3 मंडल पाए जाते हैं, आपका स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। जैसे आपका यह स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल, ऐसा भाग जो तीनों का समाहित भाग पाया जाता है उसको जैवमंडल कहा जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। तो अब देखिए हमारी पृथ्वी के चारों तरफ रंगहीन, गंधहीन वायु का जो आवरण पाया जाता है उसको वायुमंडल कहा जाता है। अब प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवा जो है ऑक्सीजन ऐसा होता है कि हमारे अंदर रक्त का संचार करता है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक देता है। अब अगर इसको देखा जाए तो वायुमंडल अर्थात हवा का आवरण। अब वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कुछ हल्की गैसें पाई जाती हैं, कुछ भारी गैसें पाई जाती हैं। तो जो भारी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल के निचले स्तर में पाई जाती हैं, और जो हल्की गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल के ऊपरी स्तर में पाई जाती हैं। हल्की भारी गैसों के अंतर्गत जैसे नाइट्रोजन, 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.99, आर्गन 0.93। अब इसके साथ साथ कुछ हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसों के अंतर्गत हीलियम है, हाइड्रोजन है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, अन्य शेष गैसें पाई जाती हैं। खास करके वायुमंडल में 2 गैसों की ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनकी ज़्यादा महत्व। ऑक्सीजन का कार्य है हमारे जो है रक्त को शोधित करना, संचालित करना। नाइट्रोजन जो प्रोटीन देने का कार्य करता है। तो अब संपूर्ण वायुमंडल का अगर 99% भाग देखा जाए तो 2 गैसों के ही माध्यम से बना हुआ है। 2 गैसों के माध्यम से पाया जाता है। और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है 0.3% पाया जाता है। अब इस प्रकार से CO2 0.3% पाया जाता है। इस प्रकार से जो भारी गैस जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है मात्र 10-15 किलोमीटर तक पाई जाती है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा है, ये कुछ बुकों में 100 किलोमीटर, कुछ में 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं कि हल्की गैस है, आर्गन, जिनॉन, निप्टॉन, कियान, इन सब की मात्रा पाई जाती है, हीलियम की मात्रा पाई जाती है। क्योंकि जो गैसें भारी हो निचली सतह पे और जो गैसें हल्की है ऊपरी सतह पे बढ़ती दी जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो वायुमंडल में 5 लेयर पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंतर्गत वायुमंडल में सतह अगर देखी जाए तो 5 पाई। अब बच्चों वायुमंडल में 5 लेयर पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। आज 5 मंडलों का जो संयुक्त नाम है इसी को वायुमंडल कहा जाता है। 5 मंडलों का जो संयुक्त नाम है वो वायुमंडल के नाम से या एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। अब पहले हम आपको क्षोभ मंडल के बारे में बताएंगे। पृथ्वी के धरातल से 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर इसलिए पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी का आकार जेड गोआब है। अतः विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं कि पृथ्वी की जो है ध्रुव ऊंचे होते चले जाते हैं, लगभग 10 किलोमीटर ध्रुव ऊंचे पाए जाते हैं। इसीलिए क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। क्षोभ मंडल को और अनेक नामों के माध्यम से जाना जाता है, जैसे इसको परिवर्तनशील मंडल के नाम से भी जानते हैं, संचारी मंडल के नाम से जानते हैं। क्योंकि वायुमंडल के 5 परतों में देखा जाए तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है,
जितनी भी भारी गैसें हैं क्षोभ मंडल की निचली परतों में पाई जाती हैं। संपूर्ण परतों में क्षोभ मंडल की जो है कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है परिवर्तन मंडल। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, आदिकाल का नाम दूसरा वीरगाथा काल है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से ले जाना जाता था क्योंकि इस काल के जो कवि हुआ करते थे वीर राजाओं की वीरताओं का बखान किया करते थे। इसीलिए जो है राजा खुश होकर के कुछ नदिये के दे दिया करते थे, जैसे आलखंड, जगनिक, नरपत, नाल, बीसल, देवरासु अनेक रचनाएं हैं आदिकाल की। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको परिवर्तनशील मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, हवाओं का चलना, पानी का बरसना, बिजली का चमकना, धूल के कणों का उड़ना, ओस का पाया जाना आदि जितने परिवर्तन हैं सब परिवर्तनशील मंडल अर्थात क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। क्षोभ मंडल में मुख्य रूप से जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। जैसा कि आपको पहले से कक्षाओं में बताया गया है, जानकारी होगी कि जैसे हम विषुवत रेखा से आपको बताया गया था, जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा जो है घटती चली जाती है। सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा सूर्य के प्रकाश का अनुसरण करती है। सूर्य के प्रकाश का अनुसरण करती है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे अगर देखा जाए तो जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। औसतन अगर देखा जाए तो 7 किलोमीटर तक वायुमंडल में 0 से लेकर के 7 किलोमीटर तक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। इसके ऊपर कुछ भूगोलवेत्ताओं का कथन है कि 10 किलोमीटर तक भी पाई जाती है, लेकिन 10 किलोमीटर के ऊपर अगर देखा जाए तो इसकी मात्रा नगण्य हो जाती है। अब यहाँ पे अगर जैसे विषुवत रेखा के आसपास अगर देखा जाए तो 4% इसकी मात्रा पाई जाती है जलवाष्प की। और विषुवत रेखा जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ठंडे प्रदेशों की तरफ जाते हैं तो इस जलवाष्प की मात्रा में कमी होती चली जाती है। यहाँ की तरफ ध्रुवों पे अगर देखा जाए तो 1% पाई जाती है। वायुमंडल में इतनी जलवाष्प है कि अगर संपूर्ण जलवाष्प को संघनन कर दी, संपूर्ण जलवाष्प अगर संघनित हो जाए तो संपूर्ण ग्लोब पर 2.5 मीटर मोटी सतह जम जाएगी। आप देखिए तो जलवाष्प के माध्यम से जो है जैसे मेघ बनते हैं, बरसात होती है। फिर दूसरा इसमें फैक्टर आता है धूल कण। तो देखिए क्षोभ मंडल में अनेक प्रकार के धूल कण पाए जाते हैं, चाहे वो बारीक धूल के कण हैं। ये सब जो धूल के कण होते हैं वो तैरते रहते हैं हवा में। अगर तैरते रहते हैं इसीलिए अगर देखा जाए अवशोषित सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित करते रहते हैं। अगर ये धूल के कण सूर्य को प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित ना करते तो जो सुबह निकलते समय सूरज की लालिमा दिखाई देती है, शाम को सूरज डूबते समय जो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, उसी के परिवर्तन का ही कारण है। धूल के कण कई रूपों में पाए जाते हैं, या बारीक धूल के कण हों या वाहनों के माध्यम से जो लाइट पर निकलता है धुएं में जो कण पाए जाते हैं, या उपग्रहों का जो विघटन होता है उसके माध्यम से जो कण पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के समुद्री नमक कण हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के कण हैं जो एटमॉस्फेयर में इनको जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते रहते हैं। जैसे ठंडक के दिनों में जब आप लोग देखते हैं सुबह ओस घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ओस जो जमी पाई जाती है धूल के कणों का ही प्रभाव है, क्योंकि इस पर संघनित हो जाती है जलवाष्प की मात्रा धूल के कणों पर, चाहे बारीक धूल के कण हों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो होते हैं धुएं में होते हैं उसके कण हों, उल्काओं के माध्यम से जो पिंड बिखर जाते हैं उनके कण हों, उनके ऊपर संघनित हो जाती है और संघनित होकर के इकट्ठा हो जाती है। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते होंगे, जब सर्दियों में आप लोग विद्यालय जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं तो कोहरा खूब गिरता है आपके ऊपर। तो अगर आप सफ़ेद शर्ट पहनते हैं तो शर्ट पे आप देखते हैं जब वो सूख जाती है तो शर्ट आपका गंदा हो जाता है, उस पर धूल के कण लगता है कि आ गए हैं। अगर वो पानी की मात्रा है तो सूख जाए, फिर वैसा हो जाए जैसा पहले था, लेकिन वो जो है धूल के कण होते इस पर तरह तरह के धब्बे पड़ जाते हैं। अब देखिए, अब जैसे हम वायुमंडल की खास करके क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल के जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं कि जो है धूल कणों की मात्रा समाप्त होती चली जाती है या जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। अब तीसरा अगर इसमें देखा जाए तो अगर धूल के कण और अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दूसरा आपका जो मंडल है उसको समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल कह लीजिए, यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर कह लीजिए। किलोमीटर तक पाई जाती है। हाँ, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य एक मध्य सीमा पाई जाती है।
समताप मंडल क्षोभ मंडल की मध्य सीमा पाई जाती है। मध्य सीमा की मोटाई 1.5 से लेकर के 2.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, या 1.5 से लेकर के 2 किलोमीटर की पाई जाती है। उस मध्य सीमा के बाद मध्य सीमा में टेम्परेचर समान पाया जाता है। समताप मंडल में अगर देखा जाए तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि सूर्य के माध्यम से हमारी पृथ्वी गर्म होती है, सूर्य के माध्यम से पृथ्वी गर्म होती है, न कि वायुमंडल। कि पहले तो एटमॉस्फेयर पड़ जाता है, वायुमंडल पड़ जाता है, पृथ्वी बाद में पड़ जाती है। फिर भी कैसे पृथ्वी हीट हो जाती है, वो सारी एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है, कैसे गर्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप रोड पे टहलने जाते हैं या मेला जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपकी नज़रों में बस जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य में अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। तो अब सूर्य की किरणों को अपने में अवशोषित करने का जो सूर्य की किरणों का अपने में जो अवशोषित करने का कारण है, पृथ्वी जो सूर्य की किरणों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब जैसे सुबह सूरज निकला कि पृथ्वी हीट होना प्रारंभ हो गई, उसके बाद अब हीट होती गई। शाम को जैसे सूरज डूबेगा कह लीजिए, या उसके पृष्ठभाग में पड़ जाएगा, तो सूर्य से जो है पृथ्वी से गर्मी निकलना प्रारंभ हो जाती है। तो पृथ्वी से जो गर्मी निकलना प्रारंभ हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम रेडिएशन अर्थात विकिरण कहा जाता है। जैसे हम एक प्रश्न करते हैं कि वायुमंडल किस प्रक्रिया के माध्यम से गर्म होता है, तो हम कह सकते हैं पार्थिव विकिरण द्वारा। तो यह क्योंकि सूर्य के माध्यम से पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी के माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है, न कि सूर्य के माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल किस प्रक्रिया के माध्यम से गर्म होता है, पार्थिव विकिरण द्वारा। तो जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, दिन भर से सूर्य उगा, पृथ्वी हीट होना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही शाम को सूरज डूब जाएगा कि पृथ्वी जो है ठंडी होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे किसी लोहे की छड़ को आप ले लीजिए, तो लोहे की छड़ को हीट करने के बाद आप उसको एटमॉस्फेयर में डाल लीजिए, तो आप देखते हैं धीरे धीरे करके हवा के माध्यम से लोहे की छड़ ठंडी हो जाती है। तो लोहे की छड़ तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन एटमॉस्फेयर वो गर्मी की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। प्रकृति का नियम है, किसी को सुख है तो किसी को दुख है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद हमारा शरीर भीग जाता है। अपने शरीर को हम सुखाने के लिए हम रगड़ करके तौलिए से अपने जो है शरीर को पोंछ देते हैं, तो हमारा शरीर तो खूब सूख जाता है, लेकिन हमारा दुख किसने ले लिया, तौलिए ने ले लिया। तो एक अगर देखा जाए तो एक भाग में अगर कहीं दिन है तो कहीं पे रात है, तो प्रकृति का नियम है। तो देखिए, तो पृथ्वी से जब गर्मी क्या हो जाएगी, रेडिएशन की प्रक्रिया होगी, विकिरण की प्रक्रिया होगी। तो विकिरण की ठीक उसी प्रकार से प्रक्रिया होती है जैसे आप भगोने में पानी गर्म करते हैं। तो भगोने में जब पानी गर्म किया जाता है तो हमारा बर्नर नीचे लगा होता है, लेकिन अगर बहुत हल्का गुनगुना पानी हो जाए तो पानी की हम सतह को टच करते हैं। अब पानी इतना न गर्म हो जाए कि उंगली जल जाए, हल्का हल्का जब गुनगुना हो जाए तो पानी की ऊपरी सतह को टच करिए प्रैक्टिकल के तौर पे, तो आप देखते हैं कि सतह के ऊपरी परत का पानी गर्म होगा और नीचे का पानी ठंडा होगा। जब आप उंगली डुबो देते हैं भगोने में तो देखते हैं नीचे का पानी ठंडा होगा। जैसे तो जब नीचे से गर्मी जो है, नीचे से जैसे ही हीट किया जाता है पानी, तो जो पानी के कण गर्म हो जाते हैं वो हल्के हो जाते हैं। प्रकृति का नियम, जैसे जो हवा गर्म हो गई हल्की हो गई, ठंडी हवा है भारी। आप प्रत्येक वस्तु को आप हीट कर लीजिए, पानी को पहले आप ऐसा ठंडा पानी का वजन करिए, फिर हीट करके फिर पानी को वजन कर दीजिए, तो आप पाते हैं कि जो पानी की बूंदें गर्म हो गई वो हल्की हो जाती हैं। तो हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और कभी किसी का स्थान खाली नहीं रहता है, तो उस गर्म पानी का स्थान लेने के लिए ठंडा पानी नीचे उतर आता है। तो जब ठंडा पानी नीचे उतर आता है तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बर्नर लगा हुआ है, तो भी गर्मी पा करके हीट हो जाता है। तो भगोने में आपने देखा होगा छोटे छोटे जो कण होते ऊपर नीचे आया जाया करते हैं, इसी के माध्यम से संपूर्ण भगोने का पानी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर अगर देखा जाए तो हीट होता है। तो जब पृथ्वी गर्म हो गई, तो पृथ्वी गर्म होने के बाद शाम को जब सूरज डूब गया तो पृथ्वी में रेडिएशन की प्रक्रिया चालू होती है, विकिरण की प्रक्रिया चालू होती है। तो पृथ्वी ने अपनी गर्मी को निकालना चालू किया, तो पृथ्वी के समीपवर्ती जो हवा है वो हवा हीट हो जाती, गर्म हो जाती है। तो जो हवा गर्म हो जाती है वो ऊपर उठ जाती है, और कभी किसी का स्थान खाली नहीं रहता। ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए नीचे उतर आती है, तो सम्मोहन की प्रक्रिया होती है। जैसे जल में सम्मोहन की प्रक्रिया हुई, तो उस प्रकार से ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए नीचे उतर आती है।
तो वो भी वहाँ पे पृथ्वी हीट है, वो भी गर्मी पा करके ऊपर चली जाती, ठंडी हवा नीचे आई। इस प्रकार से अगर जिस प्रकार से हमारा भगोने का पानी गर्म हो गया, उसी प्रकार से संपूर्ण हमारा एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है। या अगर देखा जाए तो भूगोल में एक नियम है, न कि वायु सूर्य के माध्यम से, तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। या हम ऐसे कह लेते हैं 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, अगर देखा जाए 1000 मीटर कह लीजिए चाहे 1 किलोमीटर कह लीजिए, पर हमारा टेम्परेचर 6.4 डिग्री या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ तक कार्य करेगी? केवल क्षोभ मंडल में ही कार्य करती है। अगर ऐसे कहा जाए तो आप प्रश्न करेंगे कि अगर 165 मीटर ऊपर जाने पे या 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, तो आप कहेंगे कि सूर्य के निकट जाया जाए तब तो बहुत ठंडा होगा। तो ये प्रक्रिया मात्र क्षोभ मंडल में ही कार्य करती है। इसके अब हम जब ऊपर जाते हैं तो स्थिति ठीक प्रतिलोम हो जाती है, विक्रमण की स्थिति, प्रतिलोम स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारा वायुमंडल हीट हो गया। अब देखिए, तो अब आप आपको ले चलते हैं समताप मंडल, स्ट्राटोस्फीयर। मोटाई 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, समताप, यहाँ पर टेम्परेचर घटने की संभावना नहीं रहती है। जैसे अब यहाँ पे आप हम कम शब्दों में ये कह सकते हैं, यहाँ पर मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं पाई जाती है। सबसे पहले 1828 में तीसरा डी ब्लास, तीसरा की बोर्ड ने सर्वप्रथम ये सिद्ध किया था कि समताप मंडल में तापमान नहीं घटता है, एक जैसी स्थिति पाई जाती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो मौसम संबंधी कोई घटना, जैसे क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, यहाँ पर ये समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए इसीलिए जो विमान उड़ाए जाते हैं तो विमान समताप मंडल में उड़ाने के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर धूल के कण ना तो पाए जाते हैं, ना तो हवाएं चलती हैं, इसलिए एकदम से मौसम शांत पाया जाता है। और समताप मंडल के बाद अगर देखा जाए तो आपका ओजोन मंडल है, इसको ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ओजोन गैस की प्रमुखता पाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस हैं, इनको जो है परिवर्तन करके जो है परिवर्तन होकर के ओजोन के रूप में परिवर्तित हो, सौरविकिरण इनको ओजोन के रूप में परिवर्तन कर देता है। जैसे आपका O2 + O = O3। अब ये जो O3 आपका ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देता है। अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ओजोन परत का हमारे लिए विशेष महत्व है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का आप लोग नाम सुनते होंगे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा है कि जब वो हमारे वायुमंडल में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, इस प्रकार के अम्लीय तत्व जब बढ़ जाते हैं तो जो सूर्य से किरणें आ जाती हैं तो आने के बाद उनको ऊपर से निकलने नहीं देते हैं, अर्थात पुनः प्रतिबिंब में नहीं वापस जाने देते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो खूब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से सब प्रकार की तरह तरह की समस्याएं आती हैं, जैसा कि बताया गया है। देखिए, पंचांग भी बता रहा है और भूगोल भी बता रही है कि पृथ्वी अगर सबसे पहले नष्ट होगी तो सूर्य के माध्यम से, यानी जल के माध्यम से नष्ट होगी। तो इतना हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि जो ग्लेशियर है सब पिघल जाएंगे, जल बन जाएंगे। तो जो संपूर्ण अगर धरातल देखा जाए तो जल के हिलोरे मारने लगेगा, संपूर्ण धरातल सागर के जो है में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अब फिर चौथा आपका है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयन मंडल कह लीजिए, आयनोस्फीयर 80 से लेकर के 640 किलोमीटर। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस मंडल में आयनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयनों की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर देखा जाए, आयन मंडल में अगर देखा जाए तो हल्की गैसें पाई जाती है, और हल्की गैसें जैसे अगर देखा जाए खास करके अगर देखा जाए तो 640 किलोमीटर तक ही अगर देखा जाए शुद्ध रूप से वायुमंडल माना जाता है। कहा तो गया कि बहिर्मंडल इसके ऊपर पाया जाता है, लेकिन इतनी गैसें हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन सब हल्की गैसें यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसके ऊपर जाने पर जगह जगह पे इनके गुच्छित समूह पाए जाते हैं। तो कहने के लिए अगर देखा जाए या फिर 20-25 किलोमीटर तक हम देखते हैं तो जो है इनके समूह भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो सूर्य जो रेडियो जो तरंगे हैं
ये आयनमंडल पुनः क्या करता है, पुनः पृथ्वी की तरफ इनको वापस भेजता है। ये इसकी खास करके विशेषता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस आयनमंडल आपका, फिर आपका बहिर्मंडल, बहिर्मंडल कहा लीजिए चाहे बाह्य मंडल कहा लीजिए, सूरज से तो ये 640 किलोमीटर के ऊपर माना जाता है। अब कहाँ तक इसकी सीमा है, कुछ भूगोलवेत्ताओं का तर्क है कि 1000 किलोमीटर तक होता है, जबकि अगर देखा जाए तो इसकी सीमा के कोई शुद्ध आंकड़े नहीं प्राप्त हुए। तो अब बहिर्मंडल में अगर देखा जाए तो बहुत हीलियम है, हाइड्रोजन है, बहुत हल्की गैसों की प्रधानता है, बहुत हल्की गैसों की समूहों में पाई जाती है, जगह जगह पे गुच्छित पाई जाती है। तो अब इस प्रकार से आपको वायुमंडल के बारे में बताया गया। तो देखिए जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो वायुमंडल में वायुदाब की मात्रा भी बनी रहती है, तो ये जो क्षैतिज रूप में पाई जाती है, तो हमारे ऊपर हर समय वायु का भार चढ़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से, लेकिन हमको एहसास नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए जिस प्रकार से एक मछली जल में रहती है, सागर में रहती है, लेकिन जल की वो कितनी गहराई पे पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसको अपने ऊपर जल का भार महसूस नहीं होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वायुमंडल जो है आपका समाप्त